हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से गारंटी। क्या आप सभी पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? आप सभी जानते हैं रोज रात 8 बजे आप सभी की हिंदी स्पेशल की क्लास होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी। अभी मैं इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ करा रहा हूं। कल भी हमने टॉपिक किया था, आज हम लोग साथ ही 3 टॉपिक इसमें खत्म करेंगे। एक टॉपिक होगा क्रिया, एक टॉपिक होगा क्योंकि संज्ञा सर्वनाम हम लोग कर चुके, विशेषण, और एक होगा अव्यय। इसी प्रकार मैं तो 21 दिन का टारगेट लेके चल रहा था। मुझे लगता है 21 दिन से पहले ही ये सारा तामझाम समाप्त हो जाएगा। टॉपिक वाइज जो आप लोग एक बार ये कर रहे हो, इससे बहुत फायदा होना है। ये अब चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे आपको तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सभी जानते कोई भी शब्द जिससे किसी काम के होने या कार्य के किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया प्रयोग के आधार पर एक विकारी शब्द है, अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। क्रिया के विकारी रूप काल होते, जिससे क्रिया के निष्पादन के समय का बोध होता है, पूर्णता पूर्णता का बोध होता है। वाच्य भी याद रखिएगा, यह क्रिया का ही विकारी रूप है, जिससे वाक्य में प्रधान कौन है, कर्ता, कर्म या कुछ और। तो इस प्रकार से आपको प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। जहां भी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, मतलब खुद से कार्य ना करके वो किसी और से कार्य कराता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसकी एक पहचान होती है, इसमें आना और इसमें वाना प्रत्यय होता है। आना और वाना, इसके 2 रूप होते, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता भैया द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे एक शब्द होता है देना, यह मूल क्रिया है। यह क्या है? मूल क्रिया। अब इसमें आना प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दिलाना, और इसमें वाना प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दिलवाना। इसका मतलब यहां पे कौन सी प्रेरणार्थक है? आप कहोगे सर द्वितीय प्रेरणार्थक है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? मतलब क्रिया का वह लघुत्तम रूप जो प्राय सभी क्रिया शब्दों में विद्यमान रहता है, या क्रिया का मूल भी कह सकते हो, क्रिया का लघुत्तम रूप भी कह सकते हो। इसे धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, इस सब में क्या है? आप देखोगे इन सब में जो पढ़ क्रिया है यह मूल है, इसी को हम लोग धातु कहेंगे। तो वही पूछा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अच्छे से याद रखेगा। जब भी आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखोगे तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कुछ इस प्रकार किए जाते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब कर्म के बिना। इस क्रिया की रचना कर्म के बिना की जाती है। एक का मतलब बिना, कर्म के बिना। कर्म के बिना कहने का मतलब है कि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है। और सकर्म माने कर्म सहित। इसमें साथ ही क्रिया की रचना कर्म के साथ की जाती है या कर्म सहित। इसमें क्रिया के व्यापार का फल यह किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। क्लियर है? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते? 2 कौन से ऑप्शन में? आप कहोगे सर डी वाले ऑप्शन में। डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्रिया है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी काम या किसी कार्य के होने का ज्ञान करा रहा है? इनमें से एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई गतिविधि हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है। अब सोचो, कोई गतिविधि, हिंदी कोई गतिविधि है क्या? बहन कोई गतिविधि है? भाषा कोई गतिविधि है? ये तीनों शब्द संज्ञाएं, लेकिन सीखना तो एक्टिविटी होता है ना। सीखना तो एक गतिविधि है। जैसे आप मेरे साथ हिंदी सीख रहे हैं, इसका मतलब ये जो सीखना है, ये साथी यहां पर क्या है? हिंदी भाषा सीखती है। ये सीखना क्रिया, और क्रिया भी कैसी? ये सकर्मक क्रिया है। चौथे का डी, 5वें का सी। देखो एक एक पॉइंट को मेरे साथ सीखो। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का प्रकार पूछा है, अकर्मक सकर्मक। अब देखो वो काम क्या करता है, क्रिया कौन सी करता है? पढ़ता है। अब पढ़ता क्या है? तो क्रिया के व्यापार का फल पड़ रहा है किताब पर। अगर ये आ जाए कि भाई क्या पढ़ता है या किसे पढ़ता है, तो जब भी इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाए, क्या पढ़ता है? किताब। किसे पढ़ता है? किताब को। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। यहां पर क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? यह कर्म पर पड़ रहा है। छठे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, इसमें क्रिया बताइए। खा क्या रहा है?
ये तो क्रिया हो गई। अब पूछू मैं क्या खा रहा है, तब कहोगे सर पकोड़े। या मैं पूछूं किसे खा रहा है, तब कहोगे सर पकोड़े। ये तो नहीं हो रहा कौन खा रहा है, क्या और किसे से क्या मिला, इसका मतलब कर्म क्या है, पकोड़े। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ा, यहां पर क्रिया की रचना कर्म के साथ हुई है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। छठे का डी, सातवें का भी, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी मां खाना बनाती हैं, मेरे घर में मेरी दादी मां खाना बनाती हैं, इसमें आपको क्रिया बतानी है। और ऊपर वाले में सकर्मक, आना जाना लेना मरना। अब यहां पर आप पूछोगे क्या आना क्या जाना क्या मरना, तो आपको कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन आप पूछोगे क्या लेना, सब्जी लेना, कोई ना कुछ लेना, तो लेना जो है लेना देना यह सकर्मक है। बाकी सारी की सारी क्या है, ये अकर्मक है। अकर्मक में और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो जाते, इस बार पेपर में भी पूछा। और उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले जो मैराथन थी हमने डिस्कस किया था, रोना हंसना सोना दौड़ना, ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं, आप कहोगे सर ये सारी की सारी अकर्मक है। अब यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर खाना बनाने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, बनाने का। और बनाने का भी क्या काम हो रहा है, आप कहोगे सर बनाने की गतिविधि हो रही है, कोई चीज बन रही है, यह क्रिया है। और क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, यह कर्म है, सकर्मक क्रिया भी आपका बिल्कुल सही है। 9वें का उत्तर बनाना जो शब्द है यह क्रिया का बोध करा रहा है। इन विकल्पों में से सकर्मक क्रिया फिर से समझो, जिस क्रिया की रचना में कर्म का होना अनिवार्य आवश्यक है, लेटना छूटना पिघलना तड़पाना। लेकिन जब आप डी वाले में जाओगे तो आप पूछोगे किससे तड़पाना, क्या तड़पाना, तो यहां पर आपको कर्म की जरूरत है। इसका मतलब इसमें क्या है, यहां पर साथी सकर्मक क्रिया है। 8वें